हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग जीएस के जो प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई डिफेंस का एग्जाम हो, या फिर आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो जहां पर आपका जीके जीएस का पोर्शन है जो देखने को मिलता है। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सेट नंबर 6 है आपका। इसके अंदर वो क्वेश्चंस भी मैं लेकर आई हूँ, यानी कि मैं आपको लिखकर कुछ ऐसी चीजें भी बता दूंगी जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। अगर बात करें बेटा कि वीडियो आपके लिए किस तरीके से यूजफुल रहेगी, तो आप ट्रस्ट करना, ये वीडियो जो है आपके लिए, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं, जीके जीएस के जो मैं प्रैक्टिस सेट चला रही हूँ, उन जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को अगर आप लोग लेते हैं बिना स्किप किए हुए, अच्छे से आप उनको बार बार रिवाइज करते हैं, तो ये वीडियो जो है मेरी आपके लिए सफिशियंट रहने वाली है। आप इसके साथ जुड़े रहें। 40 से 45 क्लास या 30 के समथिंग क्लास, जो भी मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई आपका जो एग्जाम से रिलेटेड चीजें हो गई, उतनी क्लास ये आपकी एसएससी जीडी वाले में करवा दूंगी। इसके अलावा जो आपका दिल्ली पुलिस का जो लेकर चलूंगी उसके अंदर भी मैं करवा दूंगी। अगर आप लोगों को मैराथन क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको जो मैराथन है वो कंसेप्ट वाइज चाहिए या फिर आपको ओनली पी वाइज की उसके अंदर चाहिए। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। मैं क्वेश्चन बताऊंगी बेटा, तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊं उससे पहले एक बार आप अपने आंसर को वीडियो को पॉज करके लगा लेना कि क्या आंसर आपका राइट रहने वाला है। तो यहाँ पर है आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, देखना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? विल्ली, आंत्ररस, रूमेल या फिर पियर्स कैनाल, क्या कहते हैं इनको? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो छोटी आंत है इसके अंदर प्रोटीन का जो है वो पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। कहाँ पर मौजूद होती है? ये आपकी जो पेट और बड़ी आंत है उसके मध्य में आपकी ये मौजूद होती है। तो ये हमारा आंसर आएगा विल्ली। जो उंगलियों जैसी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? विल्ली कहते हैं। छोटी आंत जो है वो आपकी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, 3 तरीके की होती है। आपकी पहली आपकी कौन सी है? ग्रहणी। पहली कौन सी है? ग्रहणी। दूसरी है आपकी अजूनम, और थर्ड यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलियम। तो ये आपसे पूछा भी जाता है कि थर्ड पार्ट आपका कौन सा है छोटी आंत का। ठीक है, कि थर्ड पार्ट कौन सा है, पहली कौन सी है या फिर दूसरी कौन सी है। एग्जाम के अंदर बेटा आपका क्वेश्चन पहले आया था एक, कि जो इलियम है वो कौन से मतलब किस चीज का भाग है, तो आपका छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन अभिक्रियाओं में एक साथ उपचयन और अपचयन होता है उनको क्या कहते हैं? फेरल अभिक्रियाएं, रेडॉक्स, डीमक या फिर कैरोल अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपचयन। उपचयन को क्या बोलते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट एक बार यहाँ पर देख लो, उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और ये जो आपका अपचयन है इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। देखो ऑक्सीजन आपका जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें क्या होता है? O2 में वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन की जो लेवल है, मात्रा है, वो आपकी बढ़ जाती है। ये आपका ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है। ठीक है, और ये जो है वो आपका हाइड्रोजन, यहां पर भी इसके साथ लिख देती हूँ, इसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है रिडक्शन में। ये ऑक्सीजन को छोड़ता है, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाती है, ये ऑक्सीजन खोता है। ठीक है, रिड्यूस करता है आपका ऑक्सीजन, और जो है हाइड्रोजन प्राप्त करता है। अगर ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा तो क्या प्राप्त करेगा? हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा। और ये क्या करता है? ये आपका हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये आपका, या आप लिख लो रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट थे, ये पॉइंट थे आपके। इसके अंदर एक और है, जो आपका ऑक्सीडेशन है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाती है। और जो ये आपका रिडक्शन है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर वृद्धि होती जाती है। समझ गए आप बात को? तो आप देख लो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस। देख लो एक बार इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका साइंस है तो कुछ बच्चे यहाँ पर हिंदी के अंदर कंफर्टेबल नहीं है, तो एक बार आप क्वेश्चन को वैसे सुन लो। रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओकर, बताया इसके अंदर क्या पूछ रखा है कि जो ऑक्सीडेशन जहां पर और
आपका रिडक्शन होता है उन चीज़ों को क्या कहते हैं, यानी कि उन रिएक्शंस को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा आपका O2 इंक्रीज होगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ये गेन करेगा, हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी होगी, हाइड्रोजन को ये रिड्यूस करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की भी कमी होगी। बिल्कुल डिफरेंस है यहाँ से रिडक्शन के अंदर, बिल्कुल डिफरेंस, जो चीजें ऑक्सीडेशन में है उससे बिल्कुल डिफरेंस यानी कि अपोजिट है रिडक्शन के अंदर। तो इजीली आप क्वेश्चन को कर लोगे। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को आप देखते हुए चलना। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज, चलो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी आपको एक चीज और, मैं आपको गुड न्यूज देने वाली हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पर, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग जो है वो आपका कितना होगा। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि चलती हुई जो चीजें होती हैं, जैसे चलती हुई लड़की, चलती हुई लड़का, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई गाड़ी, जो भी चीजें आपकी चलती हुई है, बहता हुआ पानी, वो सभी आपका गतिज ऊर्जा के अंदर आता है। उसके अलावा आपकी एक और होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। वो क्या होती है, रुकी हुई चीजें आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, गतिज ऊर्जा जो है आपकी, उसका फॉर्मूला होता है 1/2mv²। ठीक है, v क्या होगा आपका, वेग हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो आपकी यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आप ये चीज देखो, प्रारंभिक मान के समान होगा, प्रारंभिक मान से 8 गुना होगा, प्रारंभिक मान के 16 गुना होगा, या फिर प्रारंभिक मान के 32 गुना होगा। तो ये आपका कितना होगा, जो आपका पहले जो मान था उसका 16 गुना होगा। कितना होगा, 16 गुना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका रेखीय संवेग है, यहाँ पर लिख देती हूँ, एक बार समझ लेना। रेखीय संवेग जो है उसका स्क्वायर कितना होता है आपका, ये आपका रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग तो आपका होगा रूट के अंदर काइनेटिक एनर्जी। अगर बात करें यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर आपका वेग हो गया 4, तो अगर 4 हो गया तो इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। बिल्कुल इसके हिसाब से चलेगी। अगर आपने यहाँ पर 8 लिख दिया तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 64 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये आपका 256 लिखा हुआ है, 256 लिखा हुआ है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यानी कि आप इसका रूट निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डिजिट दे दे, आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी तरीके से आपका सोल्व करना है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4, बैंकिंग शब्दावली में यहाँ पर दे रखा है, बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, नेट परफॉर्मिंग अकाउंट, या फिर नेट परफॉर्मिंग असेट्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। इसके अलावा कुछ और हैं बैंक से रिलेटेड आपके वर्ड जिसकी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी गई है, तो वो भी देख लेना। जैसे आपका आरटीजीएस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक तो आपका आरटीजीएस हो गया, एक आपका केवाईसी हो गया, एक आपका हो गया नेफ्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका। एक यहाँ पर आपका हो गया आईएफएससी आपका एक कोड होता है बैंक का। एक आपका हो गया एमआईसीआर, ठीक है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एक यहाँ पर लिख लो यूपीआई भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरटीजीएस क्या होता है आपका, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ये आपका क्या होता है, आरटीजीएस। अगर केवाईसी की बात करें, केवाईसी क्या होता है आपका, नो यूअर कस्टमर। नेफ्ट की बात करें, नेफ्ट क्या होता है, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आपका जो है वो नेफ्ट होता है। नेक्स्ट आपका आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल
सिस्टम कोड, सिस्टम कोड। MICR, MICR, MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर आप रीडर भी कर सकते हो, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। रीडर भी देखने को मिल सकता है या फिर रिकॉग्नाइजेशन, दोनों कुछ भी मिल सकता है बेटा, आपको दोनों ही ठीक माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका यूपीआई, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर से एक बार आप देख लो, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, केवाईसी नो यूर कस्टमर, नेफ्ट क्या होता है आपका? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यूपीआई होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स थी जो कि आपके बैंक के लाइन के अंदर, या फिर ये जो आपका एमआईसीआर है, नेफ्ट है, ये आपके काफी बार जो है वो कंप्यूटर के अंदर भी देखने को मिल जाती है। जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया, उसके अंदर जो कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, तो वहां पर भी ये आपको काफी बार देखने को मिल जाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एक चीज के लिए, जो यूपीआई है, यूपीआई हो गया आपका, नेफ्ट हो गया आपका, आरटीजीएस हो गया, इससे जो है वो हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो मिनिमम अमाउंट कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट कितना कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखना, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून से, देखो यहाँ पर राज्य दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ये आपका दक्षिण पश्चिम की बात की गई है बेटा, तो आपका राइट आंसर होगा केरल, क्योंकि ये केरल राज्य दे रखा था। यहाँ पर अगर कुछ और राज्य होता दक्षिण पश्चिम का, तो आप वो भी करेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, तो यहाँ से जो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून जो आती है वो कहाँ से आती है? आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये आपका इधर हो गया अरब सागर, अरब सागर, और ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर जो पवने हैं, यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, वो किस साइड चलती हैं? अरब सागर से आपकी भूमि की ओर चलती है। कहां पर चलती है? अरब सागर से भूमि की ओर। अच्छे तरीके से जो है वो इस चीज को आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका पहले कि जो आपकी बारिश होती है, यहाँ से सबसे अधिक बारिश होती है, 85% के समथिंग जो बारिश है वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और ये हवाएं जो है अरब सागर से भूमि की ओर, मुख्य भूमि की ओर आपकी चलती है। आपको ऑप्शन में मिलेगा मुख्य भूमि से अरब सागर की तरफ, अरब सागर से मुख्य भूमि की तरफ, बंगाल की खाड़ी से मुख्य भूमि की तरफ, या फिर मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो आपको 4 ऑप्शन कुछ भी दे देंगे बनाकर, और आपको करेक्ट आंसर करना है। तो इस चीज को क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप अपना आंसर करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखो, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम कहलाती है? जो कि आपकी फसलों के लिए बहुत ज्यादा मुख्य होती है। ये जो आपकी हवाएं हैं, ठीक है, ये जो तूफान है, ये आपके बहुत ज्यादा मुख्य होते हैं फसलों के लिए, यानी कि यूजफुल होते हैं। तो ये आपकी कहाँ होगी? गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। तो चेरी ब्लॉसम किस चीज की खेती के लिए? आपकी ये कॉफी के लिए, कॉफी के लिए आपकी महत्वपूर्ण है। और कॉफी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी कर्नाटक में। ठीक है, अगर चेरी ब्लॉसम उत्सव होता बेटा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की अगर बात करें, यहां पर लिख देती हूं मैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अगर फेस्टिवल की बात करें, कंफ्यूज मत होना दोनों में, अगर हवाओं की बात की जाए चेरी ब्लॉसम, तो ये आपकी कहाँ की है? कर्नाटक की। और अगर फेस्टिवल की बात की जाए तो ये आपका मेघालय का है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे अगर बात करें, नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में किस नाम से जाना जाता है इन हवाओं को? नॉर्थ इंडिया में इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर्स। किस नाम से जानते हैं? नॉर्वेस्टर्स। अगर बात करें हम लोग, मैंगो शावर आपकी कहां पर होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंगो शावर, या फिर इन्हें आम्र वर्षा भी कहा जाता है, आम्र वर्षा। तो ये कहां पर होती है आपकी? तो ये आपकी साउथ में होती है। साउथ में कौन कौन से राज्य देख लेना एक बार, केरल भी मिल सकता है, कर्नाटक भी मिल सकता है आपको, और आपको यहाँ पर तमिलनाडु भी मिल सकता है। ये आपके आम के लिए प्रमुख होती है, महत्वपूर्ण होती है। अगर बात की जाए कॉफी शावर,
कॉफी शावर ये आपकी कहाँ होती है बताओ? ये आपकी केरल में होती है कॉफी शावर, ठीक है, केरल में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें असम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है असम की, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है आपकी। बारडो इसीला, क्या है? बारडो इसीला। ये जितनी भी मैंने लिखी है सभी इंपॉर्टेंट है, तो सबको एक बार आप जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की कौन सी है? तो आपकी है काल बैशाखी। काल बैशाखी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। एक बार बेटा रिवाइज कर लो आप। चेरी ब्लॉसम अगर हवाओं की बात की जाए तो आपकी कर्नाटक की है, जो कि कॉफी की खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की बात करें तो ये आपका मेघालय का है। नॉर्थ इंडिया के अंदर आपकी नॉर्वेस्टर्स है, हवाएं चलती हैं। मैंगो शावर आपकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कॉफी शावर केरल में। असम के अंदर है आपकी बारडो इसीला, और आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर है काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी है आपकी? काल बैसाखी, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, इनको बार बार आप रिवाइज करोगे तो आपके माइंड के अंदर भी सेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा की गई थी? जब्त टोडरमल, बैरम खां, राजा भारमल या फिर राजा मान सिंह? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बैरम खान कौन था? ये तो संरक्षक था किसका? अकबर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा टोडरमल। 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, जिनमें से एक था टोडरमल, जिसके पास में राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। इसने क्या क्या किया था, इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें यहाँ पर नोट कर लेना, टोडरमल से रिलेटेड। अगर बात की जाए भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। इसके अलावा है अपना किला महल, अपना किला महल, ये भी टोडरमल के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ? सीतापुर में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अगर बात करें तो 1882 के अंदर दह शाखा प्रथा, ये भी टोडरमल के टाइम की है, ठीक है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी इनके द्वारा करवाई गई, तो ये आपको याद रखनी है। किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। और जो अकबर के दरबारी कितने कवि थे, कितने रत्न थे? तो ये 9 रत्नों में से आपके पूछे जाते हैं। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक परती पड़ी रहती थी, यानी कि जिस भूमि पर 3 या 4 वर्षों से कोई खेती नहीं की जाती थी, वो भूमि क्या कहलाती थी? परती कहलाती थी। परती क्या थी आपकी? जो 1-2 साल के अंतर में की जाती थी, ठीक है। या फिर पोजल कहलाती थी। पोजल सबसे ज्यादा फर्टाइल जो आपकी भूमि है, यहां पर लिख देती हूँ, सर्वाधिक फर्टाइल जो आपकी भूमि है वो आपकी पोजल कहलाती है। अगर बात करें तो ये आपका राइट आंसर आएगा चाचर, जो कि 3 या 4 साल तक आपकी पड़ी रहती थी, उसके बाद ही इसके ऊपर वो खेती की जाती थी। बंजर भूमि कौन सी है? जिसके ऊपर कोई खेती नहीं की जाती, जहां पर कोई खेती या जमीन जो आपकी है वो उपजाऊ नहीं होती, वो आपकी बंजर भूमि कहलाती है। परती भूमि क्या है? परती, तो परती क्या है? 1-2 साल के डिफरेंस में, ठीक है, 1-2 साल के गैप पर जो खेती की जाती थी वो आपकी परती भूमि कहलाती थी। अगर बात करें यहाँ पर कि आपकी एक जो किस फसल की खेती जो है वो अकबर के टाइम में सर्वाधिक की गई थी, तो किसके की गई थी? किस चीज की? तंबाकू की। तंबाकू की खेती किसने शुरू की थी? अकबर ने। अकबर ने शुरू की थी, क्योंकि एक पुर्तगाली था जो कि भारत में आया था और उसने अकबर को जो है वो तंबाकू का सेवन करवाया था। उसके बाद अकबर ने सबको आदेश दे दिया था कि हर जगह तंबाकू की खेती होनी चाहिए। और खेती को बंद किसने करवाया था? अगर बात की जाए बंद किसने करवाया था तंबाकू की खेती को, तो जहांगीर ने। जहांगीर ने इसको बंद करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर की शासन सभा में
सिंहासन में थी? अकबर की शासन सभा सिंहासन में थी? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर आगरा? सबको पता है अकबर का शासनकाल कहाँ पर रहा है आपका? आगरा में। इनके 9 दरबारी कवि थे, 9 रत्न थे। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट है उनके नाम मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। बीरबल हो गया, बीरबल, टोडरमल, नेक्स्ट है आपका फैजी, अबुल फजल। अबुल फजल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक आपका तानसेन हो गया, तानसेन भी इसी के दरबार में थे, तानसेन हो गया। इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लो बेटा यहीं पर आप। जैसे बीरबल है, बीरबल का अगर रियल नेम पूछे तो क्या था? महेश दास, महेश दास। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास है। टोडरमल ये आपके राजस्व मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे आपके। फैजी कौन थे? फैजी ये यहाँ पर चिकित्सक थे, चिकित्सक थे या फिर गणितज्ञ लगा लो, इनके दरबार में गणितज्ञ। ठीक है, अगर बात करें अबुल फजल की, अबुल फजल इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने एक बुक लिखी थी अबुल फजल ने, अकबरनामा। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है अकबरनामा, जो कि आपके एग्जाम में काफी बार आ चुकी है, यानी कि हर एक एग्जाम में पूछ पूर्वजों के बारे में बताया था। ठीक है, सेकंड जो आपका पार्ट था उसके अंदर अकबर के शासन के बारे में बताया था, और थर्ड पार्ट था उसके अंदर ये आपकी आईने अकबरी, आईने अकबरी आई थी। थर्ड पार्ट के अंदर था आपका आईने अकबरी। बेटा एग्जाम के अंदर आ चुका कि अकबरनामा के कौन से भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, तो आपका ये थर्ड पार्ट था। अकबरनामा मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। अबुल फजल पूछे जाते हैं, ऐसे अकबरनामा, ऐसे अबुल फजल, तो इस चीज से आप याद कर सकते हो रिलेट करके। अगर बात करें हम तानसेन की, तानसेन अगर बात की जाए क्या नाम था इनका? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। तानसेन का क्या नाम था? रामतनु पांडे। यहां पर लिख देती हूं, दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इसमें रेड से ही देख लो आप, रामतनु पांडे। ये कौन थे? दरबारी कवि। रामतनु पांडे की समाधि की बात की जाए, समाधि कहाँ आपकी? समाधि इनकी थी ग्वालियर में। एग्जाम के अंदर आ चुका क्वेश्चन बेटा, कहां पर थी समाधि? ग्वालियर में। और इसकी एक पुस्तक है मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जो कि पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तानसेन यहां पर लिख देती हूं, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। समाधि ग्वालियर में, मियाँ की मल्हार। कौन सी बुक थी आपकी? मियाँ की मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखना यहाँ पर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य को पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उनके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 72 और 170। देखो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, सरला, तो ये याद रखना, आर्टिकल 79 के अंदर क्या आएगा आपका? संसद आएगा, यहां पर संसद। आर्टिकल 80 के अंदर आपका राज्यसभा हो गया। इस चीज से याद रखना बेटा, ये एक छोटी सी ट्रिक है, याद रख लो आप सरला नाम से। और आर्टिकल 81 के अंदर आपका लोकसभा हो गया। तो इस चीज से आप रिलेट करके इस चीज को याद रखना कि यहाँ पर अनुच्छेद आपके 82 तो आएंगे ही आएंगे, 72 तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 79 से तो ये आपके अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं। प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई है, तो 2 ऑप्शन तो आपके यहीं पर खत्म हो जाएंगे 72 वाले। अनुच्छेद 82 से 168 आएगा या फिर 170 आएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 82 से 170, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल कहा जाता है? अगर बात करें कि देश के, ये आपके आएगा आर्टिकल, सबसे पहले बता देती हूँ, आर्टिकल 76 के अंदर आता है आपका अटॉर्नी जनरल। किसके अंदर आता है?
1976 के अंदर। और अगर बात करें नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इनकी, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, कानूनी अधिकारी, इसमें सरकार का पक्ष रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल बहुत बार पूछा जा चुका, इनका कार्यकाल कितना होता है, कोई समय नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई समय फिक्स नहीं है। अगर बात करें पहले एजीआई कौन थे पहले, और वर्तमान में कौन है, तो पहले कौन थे, पहले महान्यायवादी कौन थे, एमसी शीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी वर्तमान में है। देखो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बेटा, मैंने आपको यहाँ पर बताया था महान्यायवादी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं तो 5 वर्ष तक ये जज होने चाहिए, 5 वर्ष तक इन्होंने जज के रूप में काम किया हो, या फिर 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, एडवोकेट हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है महान्यायवादी की। अगर यहाँ पर हम आर्टिकल 78 को देखें तो 78 क्या है आपका, राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, तो वो आपके आर्टिकल 78 के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पर आपका है मंत्रिमंडल जो है वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये किसके अंदर निहित है, तो ये आपका आर्टिकल 75 भाग 3 के अंदर आपकी ये चीजें निहित हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मंत्री परिषद कौन से आर्टिकल के अंदर आता है आपका, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद आता है आपका आर्टिकल 74 के अंदर इसका गठन दिया गया है, 74 के अंदर इसका गठन दिया गया है, किसका, मंत्री परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखना, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी है, एसेज कप, आगा खा कप, यूएस मास्टर्स ट्रॉफी या फिर थॉमस कप, कौन सी आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा थॉमस कप। कौन सी रहने वाली है, थॉमस कप। एसेज कप किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से संबंधित है, टेस्ट सीरीज से संबंधित है। दूसरी है आपकी आगा खां कप, यहाँ पर लिख देती हूँ, हॉकी से संबंधित है। यूएस मास्टर ट्रॉफी ये आपकी गोल्फ से संबंधित है, कौन से खेल से, गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, कुछ चीजें और देख लो। अगर बात की जाए कि मेंस के अंदर थॉमस कप तो आपका मेंस का हो गया, वुमेन्स में कौन सा कप है, वुमेन में है आपका उबेर कप, एग्जाम के अंदर आ चुका बेटा पहले, वुमेन में है उबेर कप। इसके अलावा अन्य कौन कौन से हैं वो भी देख लेना, इसके अलावा अन्य कौन कौन से हैं बैडमिंटन से, यहाँ पर लिख देती हूँ, नारंग कप हो गया आपका, एक आपका चड्ढा कप हो गया, अग्रवाल कप, एक आपका हो गया सुधीरमन कप, अमृत दीवान कप, सैयद मोदी इंटरनेशनल ट्रॉफी, तो ये भी आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। फिर से एक बार देख लो, उबेर कप, नारंग कप, चड्डा कप, अग्रवाल कप, सुवीरमन
अमृत दीवान कप और एक आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल ट्रॉफी, तो ये आपकी संबंधित है ट्रॉफी से। एसेज कप आपका ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से संबंधित है। आगा खा कप आपका हॉकी से है। यूएस मास्टर ट्रॉफी जो है वो आपकी गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी में कौन सा भार वर्ग सबसे भारी है? कौन सा भार वर्ग सबसे भारी है? पिन, लाइट, फेदर, फ्लाई। देखो पिन तो कोई नहीं होता, यहाँ पर सबसे भारी लाइट यानी कि हल्का, ठीक है। तो सबसे भारी की बात की गई है, तो आपका यहाँ पर इन तीनों में कौन सा आएगा? तो हल्का ही जो है वो आपका सबसे भारी होगा। 63 kg का है ये। देखो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लाई की। फ्लाई कितना है आपका? 52 kg का हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा फेदर आएगा, +5 करेंगे इसके अंदर, तो ये आपका 57 kg हो गया। उसके बाद में 6 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद में आपका लाइट आएगा। लाइट कितना हो गया? +6 गया, 63 kg का हो गया। इसके बाद में आपका एक और आएगा। देखो हर के अंदर एक फोर्थ, यहाँ पर देखो फोर्थ है आपका वेल्टर बेड। इसके अंदर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 69 kg का हो गया। एक है आपका यहाँ पर 5th नंबर पर मिडिल वेट, ये कितना हो गया? इसमें भी 6 ऐड करेंगे 75 kg का हो गया। इसके अलावा है आपका लाइट हैवी वेट, ये आपका 6 ऐड करेंगे तो 81 kg का हो गया। नेक्स्ट आपका हैवी वेट, ये आपका 91 kg का हो गया। इनमें यहाँ से इनमें 10 प्लस करते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट है आपका इसके बाद सभी सुपर में चलेंगे, ठीक है। सुपर हैवी वेट, तो ये कितने का हो गया आपका? 91 kg प्लस, यानी कि सबके अंदर 10-10 आपके जुड़ते हुए चलेंगे। अगर बात की जाए पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों के अंदर कितनी है? मेल्स के अंदर आपकी 8 कैटेगरी है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर कितनी कैटेगरी है? आपकी 5 कैटेगरी है। 5 कैटेगरी है। ये आपकी मेल्स की हो गई 8। कौन कौन सी है? लाइट, फेदर, फ्लाई, एक आपका वेल्टर वेट हो गया, ठीक है। मिड वेट हो गया आपका, लाइट वेट हो गया, हैवी वेट हो गया, सुपर हैवी वेट हो गया। तो ये आपके पुरुषों की हो गई। महिलाओं की कौन कौन सी है आपके? तो महिलाओं के आप 2 देख लो। एक तो आपका हो गया फ्लाई वेट, इसमें आपका 51 kg। और सबसे भारी कौन सा है? सबसे भारी महिलाओं में, यहाँ पर निशान लगा देती हूँ, महिलाओं में सबसे भारी है आपका मिडल वेट। कितना है आपका? ये 75 kg, ठीक है, भार के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करेंगे फ्लाई वेट के बाद 5 का ऐड करेंगे तो फेदर वेट आपका निकलेगा 57 kg। इसके बाद 6 ऐड करते हुए चलेंगे। और जब आपका हैवी वेट आ जाएगा तो वहां से आपका 10 ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हो। बेटा एग्जाम के अंदर स्पोर्ट्स से काफी अच्छे क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखना यहाँ पर। शतरंज में वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज यानी कि लेटी हुई लाइनों को क्या कहते हैं? रैंक, प्यादे, बिशप या फिर फाइल। रैंक क्या होती है? जो ये होती है ये आपकी रैंक होती है। प्यादे क्या होते हैं? 1 2 3 4, इसके अंदर ये मतलब 8 बॉक्स से बने होते हैं, ये आपके प्यादे होते हैं जिसमें सीधी लाइन होती है। बिशप क्या है या फिर फाइल क्या है? ये आपकी फाइलें होती हैं। क्या होती हैं? फाइलें होती हैं। अगर कुछ बात की जाए, अगर यहाँ पर बात करें क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा रैंक। क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं क्षैतिज पंक्तियों को, रैंक्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। शतरंज के अंदर कितने खाने होते हैं? कुल खाने कितने होते हैं? 64 होते हैं, जिसमें 32 एक कलर के और आपके 32 एक कलर के, अलग अलग कलर के होते हैं आपके। यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि कलर आपको जैसे वाइट या फिर लाइट ब्राउन कुछ भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो 32 जैसे आपने 32 ब्लैक कर लिए और यहाँ पर 32 आपने वाइट कर लिए, ठीक है। या फिर क्रीम कलर भी दे दे वाइट की जगह आपको। अगर इंटरनेशनल चेस डे की बात करें तो ये आपका प्रत्येक 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अगर बात करें भारत के पहले ग्रांड मास्टर चेस में, तो कौन है? वी आनंद।
दूसरे की बात करें, दूसरे को नहीं, आप थर्ड देखना, थर्ड भी आपके एग्जाम के अंदर आता है। यहाँ पर आप थर्ड देख लो, परवीन थिपसे, परवीन थिपसे। और अगर बात करें सबसे कम एज, सबसे कम एज कौन है, तो आपके हैं डी गुकेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके डी गुकेश। और अगर पूछे एग्जाम के अंदर कि शतरंज के अंदर जो ढाई चाल चलता है, यहाँ पर लिख देती हूँ ढाई चाल या फिर तिरछी चाल जो चलता है, तो वो कौन चलता है, घोड़ा। किस तरीके से चलेगा, जैसे यहाँ पर है फिलहाल, तो एक यहाँ पर चला, एक यहाँ पर चला, दो हो गई आपकी। उसके बाद क्या, तो ये ऊपर चलेगा या फिर ये आपका नीचे चलेगा, तो इसको ढाई चाल बोलते हैं। कौन चलता है, घोड़ा चलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। ये थोड़ा आपका, थोड़ा स्क्वे, हुए लैंगोंग या लैंगोन भी बोलते हैं इसको, या फिर गतका। तो आपका पंजाब से संबंधित है गतका। थोड़ा आपका हो गया हिमाचल प्रदेश का, थोड़ा कहाँ का हो गया, हिमाचल प्रदेश का, जो कि बैसाखी के दिन मनाया जाता है। स्क्वे कहाँ का है आपका, जम्मू एंड कश्मीर का। स्क्वे कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। और हुयेन आपका नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट्स भी हैं जो कि स्वयं की रक्षा के लिए जो युद्ध किए जाते हैं वो आपके मार्शल आर्ट कहलाते हैं। कौन कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपकी लिखवा देती हूँ। जैसे आपकी हो गई मर्दानी, आप बताते हुए चलें, बाद में मैं आपको बता दूंगी। मर्दानी कहाँ की है, कलारी पयट्टू या फिर कलारी पट्टू कहाँ की है, कलारी पट्टू कहाँ की है मार्शल आर्ट। थांगटा कहाँ की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है थांगटा, एसएससी के एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी। एक आपकी है इबुआई कुश्ती, इबुआई कुश्ती कहाँ की है, काथी सामू, काथी सामू ये कहाँ की है। नेक्स्ट आपका लाठी, लाठी कहाँ की है, मुष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध कौन से राज्य की है, मुष्टि युद्ध। एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका। देखो मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ एग्जाम में पूछा जा चुका, क्योंकि जो चीजें, जो क्वेश्चन है आपके उससे ज्यादा कहीं मायने रखते हैं, कहीं इंपॉर्टेंट है आपके, जो चीजें मैं लिखवा कर बताती हूँ। ठीक है, तो हर एक चीज को अच्छे से देख लेना। एक आपका हो गया सिलम, सिलबम, सिल मिल थिल मैंने बताया था आपको, आपको याद भी आ गया होगा। ठीक है, एक आपका है यहाँ पर सरित सरक, कौन सा है, सरित सरक। तो इन्हीं के बारे में बता दो फिलहाल। तो आप मर्दानी कहाँ की है, आपकी महाराष्ट्र की। कलारी पट्टू कहाँ की है, केरल की। और इसी को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। किसको कहा जाता है, कलारी पट्टू को मदर ऑफ मार्शल आर्ट, यानी कि मार्शल आर्ट की माता इन्हीं को कहा जाता है। थांगटा कहाँ की है, थांगटा आपकी, थांगटा आपकी कहाँ की है, मणिपुर की है। इबुआई कुश्ती, इबुआई कुश्ती कहाँ की है, मिजोरम की है। इबुआई कुश्ती कहाँ की है, मिजोरम की है। काथी सामू, काथी सामू आपकी आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की काथी सामू। लाठी कहाँ की है आपकी, लाठी पंजाब, पश्चिम बंग, ये पंजाब और आपकी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, लाठी याद रखना। नेक्स्ट आपकी मुष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध बनारस, यूपी के अंदर किया जाता है मुष्टि युद्ध। मल्लखंब, मल्लखंब कहाँ की है आपकी, मध्य प्रदेश की। मल्लखंब मध्य प्रदेश की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सिलबम तमिलनाडु, सिल मिल थिल इल जो भी है आपके सभी तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट आपकी सरित सरक, थांगटा सरित सरक दोनों ही आपकी मणिपुर की हैं, दोनों ही कहाँ की है, मणिपुर की। फिर से देख लो एक बार, थोड़ा हिमाचल प्रदेश, स्क्वे जम्मू एंड कश्मीर, हुयेन आपकी मणिपुर। इसके अलावा सरित सरक और थांगटा भी मणिपुर की है। गतका पंजाब की है, लाठी पंजाब की है। काथी सामू आंध्र प्रदेश, इबुआई कुश्ती मिजोरम, कलारी पट्टू केरल, मर्दानी महाराष्ट्र आपका, ये यहाँ पर एच कर लेना महाराष्ट्र। ठीक है, मल्लखंब मध्य प्रदेश, सिलबम आपकी कहाँ की हो गई, तो तमिलनाडु की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से
किसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? सितार वादन नहीं होगा, क्योंकि इसको हम छू सकते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि जो मूर्त ना हो, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसके अंदर ओनली भाव होता है, यानी कि जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते, वही आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर आती हैं। आपकी योग भी है आपके, ठीक है, योगा भी है, कुंभ मेला भी है, छऊ नृत्य भी है। योगा कब आपका अपनाया गया था? तो योगा जो है वो आपका इसके साथ में एक नवरोज भी है, नवरोज, योगा और नवरोज 2016 में इनहेरिटेंस के अंदर आपका शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर। कुंभ मेला आपका, कुंभ मेला 2017 में छऊ के साथ कौन कौन थे? एक तो आपका कालबेलिया है, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया, जो कि 2010 के अंदर यूनेस्को में शामिल हुआ था। पहले भी मैं आपका बता चुकी आपको। एक आपका मुदीयेट्टू है, मुदीयेट्टू, देखो येट्टू मिल गया ना, येट्टू कहाँ का हो गया? केरल का। मुदीयेट्टू ये आपका राजस्थान का है, ये आपका केरला का है, केरला का है। तो ये आपके तीनों के तीनों 2010 के अंदर यूनेस्को के अंदर लिस्टेड किए गए थे। कब किए गए थे? 2010 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार बेटा आपके एग्जाम में देखने को मिल चुके, ठीक है। छऊ मैंने कितने टाइप के बताया था आपका? तो 3 टाइप के आपके, 3 प्रकार के आपके छऊ बताए थे। कौन कौन से थे? सरायकेला छऊ, ठीक है, एक आपका बिहू छऊ असम का था, सरायकेला आपका झारखंड का था, एक आपका म्यूर छऊ जो कि आपका कहाँ का था? उड़ीसा का था। तो छऊ कितने बताए थे? और अगर बात करें कि कुल कितने टोटल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है आपकी? 15 है। सबसे फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट कौन सी थी आपका? वैदिक जप, वैदिक जप आपका फर्स्ट था, जो कि 2008 के अंदर लिस्टेड किया गया था। कब किया गया था? 2008 के अंदर। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का है, ये आपका 2021 में शामिल किया गया था, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये भी आपका। और एक अगर पूछे कि 15वीं साइट कौन सी है, 15वीं साइट आपकी, तो 15वीं साइट कौन सी है? गरबा, कहाँ का है? गरबा गुजरात का है, गुजरात। गरबा या फिर गराबो भी होता है, गराबो बेटा दूसरा है, गरबा ये 2023 के अंदर लिस्टेड किया गया था। कहाँ पर? यूनेस्को में। देखो यूनेस्को के अंदर आपकी मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दोनों अलग अलग है, ठीक है, समझ गए आप। मूर्त वो चीजें जिनको हम छू सकते हैं, अमूर्त क्या है? जो हम, जिसको हम नहीं छू सकते। जैसे योगा है, योगा हम कर सकते हैं लेकिन इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, समझ गए बात को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 देखना, आखिरी क्वेश्चन है आपका। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैंने वीडियो के बीच में भी आपको बोला था, शायद स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके लिए एक बहुत यूजफुल एक मैं चीज लाने वाली हूँ। वो क्या रहेगी? देखो बेटा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर आऊँ और इसी तरीके से एनालाइज करते हुए हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसके अंदर आपके 200 से 250 क्वेश्चन होंगे। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी। एग्जाम के टाइम भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी एग्जाम के लिए। दूसरी बात, जो मैं दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम, अभी आपका नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन आपका आगे एग्जाम आएगा, फॉर्म वगैरह निकलने में अभी टाइम है, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको अभी से प्रिपरेशन आपकी करनी पड़ेगी। तो दिल्ली पुलिस का भी आपका ऐसे ही जीके जीएस का, कंप्यूटर का, मैं उन दोनों चीजों का क्या है वो प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट कर दूंगी। कंप्यूटर का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वही लेकर आऊंगी। जिस तरीके से आप बोलोगे या मुझे जिस तरीके से आपके एग्जाम के लिए सही लगेगा, वही चीजें आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप उन सीरीज के साथ जुड़े रहना। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर, देखो लैंग्वेज का मैं नहीं बोल सकती, लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इन वीडियो से देखने को एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। बाकी आपको ये नहीं है कि आप 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे और आपकी तैयारी हो गई। आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं आपके, और नोट्स को एग्जाम के टाइम में रिवाइज भी करना है। अभी भी आप रिवाइज करते हुए चलो, और एग्जाम के टाइम में भी आपको नोट्स के थ्रू ही रिवाइज करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नृत्य शिक्षक या भरतनाट्यम के गुरु लोकप्रिय रूप से के रूप में जाने जाते हैं? गोवर्धन नट्टूवार, उनिकोनांस या फिर असंस, किस नाम से जाने जाते हैं? सबको पता है नट्टूवार, भरतनाट्यम के अंदर है। भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का है, दक्षिण भारत का है। अगर बात की जाए कौन सी शैली है भरतनाट्यम में, कौन सी शैली आपकी यूज की जाती है, तो कर्नाटक शैली, कर्नाटक शैली आपकी इसके अंदर यूज की जाती है। कौन सी शैली आती है? कर्नाटक शैली। इसके ऊपर जो भरतनाट्यम है, इसका पता हमें कहाँ से चला है, तो 2 बुक्स हैं आपकी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जिनके जिनके अंदर हमें भरतनाट्यम का पता चला है। एक तो है आपकी शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, और एक है आपकी अभिनय दर्पण। एक कौन सी? आपकी अभिनय दर्पण, जिनके अंदर हमें
भरतनाट्यम के बारे में पता चलता है। इसके राइटर है इलंगो अदिगल। राइटर को भी याद रखने ना, क्योंकि बुक से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और इसके राइटर हैं नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर, ठीक है। इसके अलावा अगर अन्य नाम पूछे, भरतनाट्यम के अन्य नाम हैं सादीरट्टम या फिर सदीरट्टम या फिर सादिर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है दासी अट्टम, दासी अट्टम। इसके अलावा इसको, ये जो डांस है आपका मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और देख लो। इसकी जो शुरुआत होती है आला रिपू से होती है। एग्जाम के अंदर आ चुका बेटा, आला रिपू से इसकी शुरुआत होती है। इसका जो अंत है, अंत कहाँ होगा? अंत इसका थिल्लाना या फिर तिल्लाना, तिल्लाना या फिर आपको थिल्लाना भी दे सकता है। देखो हिंदी में माइनर डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो इसका अंत जो है वो थिल्लाना पर या फिर तिल्लाना पर होता है। इसके अंदर 3 नृत्य शैली होती है आपकी। नृत्य शैली कौन कौन सी है इसके अंदर? नृत्य शैली भी यहाँ पर देख लेना। कला क्षेत्र एक है आपकी वुजुवुर, और एक है आपकी कला मंडलम, कला मंडलम, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने जो है वो इसको 1910 के अंदर बंद कर दिया था। और इसको पुनर्जीवित किसने किया था, ये आपको कमेंट करना है। ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। कब लगाई थी? 1910 के अंदर इस पर रोक लगाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर भरतनाट्यम के चित्र देखें तो कहाँ पर इसके चित्र देखने को मिलते हैं? भरतनाट्यम के चित्र देखने को मिलते हैं आपको चिदम्बरम, चिदम्बरम टेम्पल, जो कि आपका तमिलनाडु में है, वहां से इसके चित्र देखने को मिलते हैं। देखो ब्रिटिश सरकार ने 1910 में रोक लगा दी थी, लेकिन इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपके जो 18 क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी आज की वीडियो के, बेटा वो खत्म हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं सब आपको जो है वो टाइम टू टाइम उनका लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाए। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को रिवाइज करके आएंगे। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं।